सैटरडे कहाँ चले गए थे? चलिए, कोई प्रॉब्लम है सैटरडे क्लास की? सैटरडे को जो पढ़ा था हमने, कुछ रिवीजन वगैरह किए घर जाके? कहाँ चले जाते बीच बीच में? कैसे गिर जाते हो भाई? ध्यान कहाँ रहता है? आज तक हम तो गिरे नहीं कभी। आज तक हम तो कभी नहीं गिरे। आ जाओ आ जाओ। चलिए स्टार्ट करें। तो हमने एटीट्यूड टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक नंबर 2, अभिवृत्ति। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स देख रहे थे आपका, है ना? कौन कौन से वर्ड हो गए थे हमारे? एक तो पर्सनालिटी वाला वर्ड हो गया था। पर्सनालिटी के बारे में डिटेल देख लिया था हमने, जो है ना, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो हो गया आपका फिजिकल वाला पार्ट आता है, एक आपका जो है साइकोलॉजिकल पार्ट आता है, और एक आपका जो सोशल पार्ट आता है कि नहीं? देख लिया था, याद है कुछ? हैं खुशबू, याद नहीं आ रहा है? कैसे काम चलेगा? रिवीजन साथ साथ रिवीजन कर लिया करो, इतने से तो पढ़ते हैं हम लोग। 3-3.5 घंटे की क्लास होती है, 24 घंटे के बाद 3.5 घंटे निकाल दो, तो बाकी टाइम बचता है ना भाई। 8 घंटा सोना निकाल दो, 1-2-3 घंटा खाना पीना निकाल दो, तो 12 घंटे आराम से, अब 8 से 12 घंटे आराम से पढ़ने के लिए निकाल सकते हो स्टूडेंट लाइफ में। समझ गए? क्या विशाल नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकलता? जब हम जैसे का निकल जाता है। 8 घंटा सोता हूँ, 2-3 घंटे तो गुरुजी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक, गुरुजी का कैरियर लगभग सेटल्ड है, तुम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना? चलिए एक वर्ड आप देखते हैं आज, परसुएशन। एक वर्ड और आएगा आपका जो है परसुएशन। हिंदी में भी वैसे परसुएशन ही बोल देते हैं, परसुएशन, परसुएशन। या इसके लिए हिंदी वर्ड्स है वैसे तो बहुत सारे, परसुएशन ही बोल देते हैं, या फिर आपका है धारण करना, प्रभावोत्पादन। बहुत सारे वर्ड अलग अलग यूज होते हैं। हिंदी में धारण, प्रभावोत्पादन, अनुनयन, राइट। और एक और वर्ड है सम्मोहन। सम्मोहन तो वैसे हिप्नोटाइज या हिप्नोटिज्म होता है। तो एक वर्ड सुना होगा परस्यू करना या परसुएट करना। एक वर्ड इंग्लिश में है जो कॉमनली यूज करते रहते, इंग्लिश मीडियम वाले करते होंगे। परसुएट करना क्या होता है? परसुएट और परसुएट नहीं होता है। एक आपका जो है एक वर्ड आपका जो है परसुएशन, परसुएट, ठीक है। आपका जो है एक परसुएशन, परसुएट का एक तो होता है परस्यू करना। परस्यू करने का मतलब कैरी करना होता है, ठीक है। और परसुएट करना या परसुएट करना, राइट। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? है ना, कन्विंस करना, है ना। परसुएट करने का मतलब जनरली वर्ड क्या होता है आपके जो है? कन्विंस करना। कन्विंस करने का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में क्या होता है कन्विंस करने का मतलब?
भरोसे में लेना, है ना। कन्विंस करने का मतलब आपका क्या होता है, अपने विश्वास में लेना, भरोसे में लेना, ना। जैसे आप लोग भी कोचिंग आए होंगे तो ये जो स्टाफ आपकी काउंसलिंग किया होगा, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि हाँ हम ठीक ठाक पढ़ाते हैं, ठीक ठाक यूपीएससी की कोचिंग यहाँ पे चलती है कि नहीं। तो आपको जो है कई सारी चीज़ें बताई होगी, फैक्ट्स बताए होंगे, कई सारी चीज़ें बताई होंगी। उसके बाद फिर आप क्या हुए होंगे, आप क्या जो कन्विंस हुए होंगे कि हाँ यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग चलती है कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, जो आपको विश्वास में लाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, आपका जो है जिसको विश्वास में लाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ आपका जो है बिलीफ, है ना। जो प्रोसेस ऑफ बिलीफ या तुमको जो है विश्वास में लाने के लिए हमने जो चीज़ें की वह क्या प्रोसेस क्या कहलाती है, परसुएट कहलाती है, परसुएसन। उसी से ये भी वर्ड बना हुआ है परसुएसन। परसुएसन का मतलब यही हो गया आपका जो है कि किसी भी चीज़ को कन्विंस करने के लिए उसके बारे में जो प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी जो है परसुएसन कहलाती है। आ रही बात समझिए। परसुएसन का मतलब कि कन्विंस करने की प्रक्रिया, आपको अपने फेवर में जो भी चीज़ हम बताना चाहते हैं उसको लाने के लिए जो भी चीज़ें आपको क्या की जाती है, आपकी जो पूरा एक फैक्ट्स दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। तो पूरी प्रोसेस कि यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, परसुएसन की प्रक्रिया, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप अभी कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप हमारे पास आएंगे तो काउंसलर क्या करता है, तो काउंसलर आपको जो है चीज़ों के बारे में, उस चीज़ के बारे में बता करके कोशिश करता है कि आप उनके फेवर में आ जाओ, उस चीज़ को समझ लो। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परसुएसन कहते हैं। लिख लीजिए एक लाइन वर्ड। किसी की अभिवृत्ति बदलने के लिए, किसी की अभिवृत्ति बदलने के लिए उसे अपने विश्वास में लेकर, उसे अपने विश्वास में लेकर उसके मन में असर डालने की प्रक्रिया, या उसके मन पर असर डालने की प्रक्रिया। इंग्लिश में लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग one's mind, the process of influencing one's मतलब किसी का, one's mind by taking it into one's belief in order to change one's attitude, आ रही बात समझ में। इसका मतलब जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कई सारे बच्चे सबसे पहले हमारे पास आते हैं तो एक क्वेश्चन ये होता है कि सही में यूपीएससी की क्लास चलती है कि नहीं चलती है, नहीं, क्योंकि बिलासपुर में यूपीएससी की क्लास और कहीं नहीं चलती है सेपरेटली बैचेस के रूप में। तो सबसे बच्चे का क्वेश्चन मार्क ये होता है कि वास्तव में तुम्हारे कोचिंग में या हमारे कोचिंग में यूपीएससी चलती है कि नहीं चलती है। तो उसको मैं क्या करूँगा, पहले तो विश्वास में लेने की कोशिश करूँगा कि हाँ भाई चलती है। उसके लिए कई सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये है, सिलेबस है, नोट्स है, ये सब चीज़ें हम लोग देते हैं। फिर विश्वास उसके बाद भी नहीं है तो आकर के क्लास करके देख लो, है कि नहीं, तब जा करके वह क्या होता है, आपका जो है कन्विंस होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है क्या कहलाती है, आपकी जो है परसुएसन की प्रोसेस कहलाती है। कि मैंने उसको क्या किया, आपका अपने भरोसे में लिया कि हाँ यहाँ पे यूपीएससी चलती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द परसुएसन, है ना। ये हम डेली यूज करते हैं। आप लोग डेली कहीं ना कहीं दुकानदार के पास जाओगे, 10 सामान दिखाएगा, उसमें से एक आध दो के बारे में वो आपको क्या करेगा, ये सभी में से ये सबसे अच्छा है। आपको जो है भले उसके पीछे उसका प्रॉफिट इसमें हो सकता है ज़्यादा हो, तो अपने जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको बताएगा, या कभी कभी जो वास्तव में सही है प्रोडक्ट है उसी को बताता है। तो आपको क्या करता है, आपका जो है परसुएट करता है, विश्वास में लेता है कि हाँ ये गुड प्रोडक्ट है, आप इसको ले जा
सकते हो। तो पूरा जो मार्केटिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, मार्केटिंग जो पूरा प्रोसेस है वह मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड है आपका जो है परसुएसन। इसलिए कुछ लोगों में परसुएसन की क्रिया क्या होती है, परसुएट करने की पावर क्या होती है आपकी जो है वो ज़्यादा होती है। बोलते हैं ना कि अच्छा मार्केट क्या बोलते हैं सेल्समैन वो कहलाता है जो गंजे को भी क्या बेच दे, कंघी बेच दे, है ना, उसको अच्छा सेलर मानते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि किसी को एक बार आप बुद्धू बना सकते हो, किसी को आप एक बार या 2 बार बुद्धू बना सकते हो। यदि उसके बाद बुद्धू बन रहा है तो मतलब वो खुद ही बुद्धू है, ठीक है। तो आप ईमानदारी से बेचोगे तो भले ही शुरुआत में नुकसान हो, लेकिन बाद में आपको जो क्या करता है पे करता है ना। इसलिए आपके जो है ऐसे जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, सेल्समैन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो परसुएसन समझ में आ गया आपका जो है कि परसुएसन में हम लोग क्या करते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए इसी में, परसुएसन में एक लाइन और लिख लीजिए, परसुएसन में एक लाइन और लिखिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट बना लीजिए। धीरे धीरे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना, धीरे मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना, इंग्लिश में encouraging and changing the attitudes gradually। मतलब परसुएसन के द्वारा हम आपके एटीट्यूड को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब एटीट्यूड चेंज पढ़ेंगे, अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे एटीट्यूड परिभाषा वगैरह पढ़ने के बाद एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किस प्रकार के एटीट्यूड में चेंज आसानी से हो सकता है और किस प्रकार के एटीट्यूड्स हो जिसमें आसानी से चेंज नहीं हो सकता है। तो एक टॉपिक ही पढ़ेंगे एटीट्यूड चेंज। तो डेफिनेटली एटीट्यूड चेंज की जो प्रक्रिया है वो परसुएसन प्रोसेस के द्वारा होती है। या एटीट्यूड चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, परसुएसन बोलेंगे। उसी के थ्रू हम आपका एटीट्यूड क्या करेंगे, चेंज करते हैं। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका एक वर्ड। इसके अलावा 3 शब्द और हमारे पास है, 3 वर्ड्स जो इंटरलिंक्ड है और ये आपके लाइफ में भी काम आएगा। एक वर्ड है आपका एथनोसेंट्रिक, है ना, एथनोसेंट्रिक भी लिख सकते हो, या आपके जो है स्वजाति केंद्रवाद। दूसरा है आपका जो है जीनो सेंट्रिक, परजाति केंद्रवाद। और थर्ड है आपका जो है कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये 3 वर्ड्स है। सुना है कभी इन वर्ड्स के बारे में? हाँ, तुम लोग को तो पढ़ाया था, सुने ही होंगे। और इसके अलावा नए बच्चे लोग, अच्छा क्या नाम है? प्रियांशु पटो, मीडियम। तो ये 3 वर्ड्स हमारे पास में, एथनोसेंट्रिक, जीनोसेंट्रिक और कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट, कल्चरल रिलेटिविज्म। तो स्वजाति केंद्रवाद, स्वजाति केंद्रवाद का मतलब क्या होता है बताओ भाई, जो जानते हैं वर्ड्स, विशाल बाबू, चलो वही बता दो। ठीक है, स्वजाति और परजाति। स्वजाति का मतलब है कि खुद को केंद्र में रख करके या खुद की चीज़ों को
केंद्र में रख करके ही जो सोचते हैं, है ना। जैसे आपका जो है कि मेरा रिलीजन ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब रिलीजन क्या है, बकवास है। मेरी जाति ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब जाति बकवास है। आपका जो विश्वास है, मेरा ही जो जिस पर आप विश्वास करते वही सबसे बेस्ट है, बिलीफ, बाकी सबका विश्वास आपका क्या है, खराब है। आ रही बात समझ में। मेरी ही भाषा सबसे बेस्ट है, लैंग्वेज। मेरा कल्चर ही सबसे बेस्ट है और दूसरे का कल्चर आपका क्या है, बेकार है कि नहीं। तो एथनोसेंट्रिक का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि कंप्लीटली खुद की चीज़ों को सेंटर में रख करके हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अदर आपका क्या हो जाता है, अदर के बारे में हम उसको उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो क्या हो जाता है, अदर के कंटेक्स्ट में उसको हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, दूसरे के कल्चर को, दूसरे के धर्म को आपके जो है। तो इस प्रकार की जो विचारधारा, इस प्रकार की जो सोचने वाले लोग हैं, या इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी है, थॉट है, वह क्या कहलाता है आपका जो है, एथनोसेंट्रिक कहलाता है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्वजाति केंद्रवाद, मतलब खुद के चीज़ों को ही हम बेस्ट मानते, उसमें कोई गलत नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को अच्छा मानते हो। जैसे मैं कहूँ कि आई एम अ गुड टीचर, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं ये कहूँ कि आई एम ओनली द गुड टीचर, तो ये कहने का क्या हुआ, आपका जो है इगोइस्ट या घमंड या एरोगेंसी हो गई, है ना। मतलब दुनिया के कोई टीचर सबको मैं क्या मान रहा हूँ, बेकार मान रहा हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजी, ये जो विचार मेरे होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके जो है, एथनोसेंट्रिक विचार कहलाएंगे। आई एम द बेस्ट, नो प्रॉब्लम, बट आई एम ओनली द बेस्ट, तो फिर ये कौन से विचार हो गए आपके जो है, एथनोसेंट्रिक। आ रही बात समझ में। हमारा धर्म अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये कहने लगते कि हमारा धर्म ही अच्छा है, बाकी धर्म सब बकवास है, तब फिर वह कौन से कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, एथनोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आगे बस समझ में अच्छे से। एक लाइन परिभाषा लिख लीजिए साइड में। तो इस टाइप के माइंडसेट वाले लोग क्या कहलाते हैं, एथनोसेंट्रिक कहलाते। एक माइंडसेट है, ये आपका क्या हो गया, इस टाइप के माइंडसेट वाले लोग क्या कहलाते हैं आपके जो है, एथनोसेंट्रिक कहलाते। तो लिख लीजिए एक लाइन, हर चीज का मूल्यांकन स्वयं को केंद्र में रखकर करते हैं, स्वयं को केंद्र में रखकर करते हैं, एवं वी आर द बेस्ट, हम ही सबसे अच्छे हैं, या वी आर ओनली द बेस्ट, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही केवल सबसे अच्छे हैं, मानकर चलते हैं। आ रही बात समझ में। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, evaluate everything to keep self in centered and think that we are only the best. आगे बस समझ में। तो ऐसे माइंडसेट वाले व्यक्तियों को या ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एथनोसेंट्रिक कहेंगे, है ना। एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई समूह भी हो सकता है कि हम ही लोग बेस्ट है। दूसरा वाला है इसका उल्टा, अपने में कुछ अच्छाई नहीं दिखती है, दूसरे में सब बेस्ट मान के चलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में ये अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर में ये फ्रीडम है, वेस्टर्न कल्चर का खाना ये अच्छा है ना। कौन सा बर्गर और क्या क्या वेस्टर्न कल्चर का खाना ही अच्छा है, ठीक है। दाल भात सब्जी कोई खाना है क्या, समझ रहे हो ना यहाँ पे। जब हम दूसरों की ही अच्छाइयों को देखते हैं और अपने अच्छाइयों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं,
है ना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ना आपके माइंडसेट वाले, जैसे आप दिल्ली विल्ली या मुंबई जाएंगे तो एक ग्रुप मिलता है जो कान में बाली नाक छेदा करके और पता नहीं जीभ वीप सब में इधर आपका क्या बोलते हैं उसको टेटू वूटू लगा के बाल वाला जीभ से करके, तो उन लोग सीधा सीधा क्या बोलते हैं आपके जो है हिंदी मूवी उनको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, सीधा बोलेंगे हॉलीवुड मूवी का ही तारीफ करेंगे, है कि नहीं। हिंदी बोलना उनको लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो रही है हिंदी बोलने से। ऐसे माइंडसेट वाले लोग मिल जाते हैं, कई जगह पे जाएंगे, दिल्ली विल्ली जाएंगे, यहाँ पे भी होंगे कहा तो एलिट क्लास वगैरह कुछ कहीं पे घुसेंगे तो 2-4 एलिट क्लास वाले मिल जाएंगे कि सब कुछ उनका ही वेस्टर्न कल्चर ही अच्छा मानते हैं, अपना कुछ भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है जीनोसेंट्रिक कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो दूसरे के धर्म को अच्छा मानेंगे, दूसरे की जाति, दूसरे का विश्वास, दूसरे की भाषा कल्चर ये सब बेस्ट मानेंगे, अपना बोलेंगे कि इंडिया कोई रहने लायक जगह है, यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, खाएंगे यही का, पैदा हुए यहीं पर, यही से पल बढ़ के बड़े हुए और लास्ट में कि इंडिया भी कोई रहने लायक जगह है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंस बोलने वाले लोग कुछ लोग मिल जाएंगे आपके जो है, ठीक है। तो दिल्ली बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ऐसे, या तुम लोग भी जब बड़े हो रहे होंगे तो कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस रहा होगा आसपास का कि इंडिया में बड़े होकर इंडिया में नहीं रहना है, बाहर जाके सेटल होना है, ये सब चीज़ें करके, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड है आपका जो है अदर्स पर डिपेंड है। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर आपको जो है मान के चल रहे हैं, ये भी गलत है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जीनोसेंट्रिक कहते हैं। तो लिख लीजिए इसमें भी एक लाइन, हर चीज़ का मूल्यांकन दूसरे संस्कृति को केंद्र में रख करके करते हैं। हर चीज़ का मूल्यांकन दूसरे संस्कृति को केंद्र में रख करके करते हैं। इवेलुएट एवरीथिंग बाय कीपिंग in center others culture। आगे बस समझ में। तो ऐसे आइडियोलॉजी को, ऐसे थॉट्स को क्या कहेंगे आपका जो है, ऐसे माइंडसेट वाले व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है जीनोसेंट्रिक। मतलब एक प्रकार के माइंडसेट है जो इस माइंडसेट से होंगे, कुछ इस माइंडसेट से होते हैं, और दोनों ही क्या है कहीं ना कहीं गलत है, दोनों ही एक्सट्रीम है। मैं ही अच्छा हूँ ये भी गलत है, दूसरे ही अच्छे ये भी गलत है कि नहीं। तो उसका दोनों का फिर सबसे बेस्ट है जो होना चाहिए वह क्या है आपका जो है कल्चरल रिलेटिविज्म। मतलब मेरा कल्चर भी अच्छा है और दूसरे का कल्चर भी क्या है आपका जो है अच्छा है। सभी कल्चर्स में कई सारी अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है ना। हमारा कल्चर में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो अदर कल्चर में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ आपकी क्या है बुराइयाँ हैं। जो इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं उसको हम लोग इसमें रखते हैं आपका जो है कल्चरल रिलेटिविज्म माइंडसेट वाले कहते हैं। आगे बस समझ में। तो लिख लीजिए एक लाइन इसमें भी, हर संस्कृति अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है। अपने परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेक्स्ट, अपने परिप्रेक्ष्य में महान होती है, उसे उस परिप्रेक्ष्य में रख करके ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। every culture is great or best in their own context, so we should evaluate any of culture on their prospects, आ गई बात समझ में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सांस्कृतिक
सापेक्षवाद कहेंगे। आगे बस समझो अच्छे से। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भारत, कई सारे लोग मिलेंगे फेसबुक में डाले रहते हैं कि देखो हमारे भारत का पहनावा कितना अच्छा है, साड़ी पहने हुए महिलाओं की फ़ोटो डाल देंगे और बोलेंगे ये हमारा वास्तविक पहनावा है, और उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करते रहते हैं। और बाकी वेस्टर्न पहनावे को उन लोग क्या मान के चलते हैं कि गलत है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैंने कहा साड़ी पहनते हैं तो पेट दिखता है और स्कर्ट पहनते हैं तो पैर दिखता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो दोनों अपने अपने परपेक्स में क्या है, न्यूट्रल है, सही है। ये कहना है कि साड़ी ही अच्छी है गलत है। हाँ, साड़ी अच्छी है कह सकते हो, बट केवल साड़ी ही अच्छी है तो वो गलत है। आपके जो वेस्टर्न कल्चर में जो पहना है वो भी उनका अपना चॉइस है, अपनी चॉइस है आपकी जो है। तो इस तरीके से तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया आपके जो है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म वाले क्या मानेंगे कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है कि नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर क्या है। अब दिल्ली जैसे शहर में साड़ी पहन करके तुम सोचो कि मैं बस में ट्रेवल करके अपने ऑफिस सही समय पे पहुंच जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस पकड़ना है तो दौड़ के बस आती है। अब तो मेट्रो वगैरह भी आ गई, बस कभी कभी दौड़ के पकड़ना पड़ता है। अब साड़ी वाली बेचारी कितना दौड़ेगी गिरने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जैसे मेरी वाइफ ही है, कभी कभार साड़ी पहनती है, घर ससुराल जाती है तो वो अनकंफर्ट होते रहती है, मजबूरी में पहनना पड़ता है ससुराल में, ठीक, उनका रिस्पेक्ट रखने के लिए। तो इस कारण से, और बाकी ऐसे टाइम में कंफर्टेबल ड्रेस कौन सा है आपका, ठीक है, कभी कभार कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए। अब गर्मी के दिनों में 24 घंटे साड़ी पहना के महिलाओं को रखा जाता है, ये भी टॉर्चर है। गर्मी के दिनों में लड़के अब हाफ पैंट पहन लेंगे और आराम से कैजुअल रहते हैं, और महिलाओं को साड़ी पहना के रखेंगे घर में, तो वो भी कहने के टॉर्चर करने का एक देखा जाए तो है कि नहीं भाई, कि 24 घंटे महिलाओं को साड़ी पहनाते गर्मी में और अपना आराम से कैजुअल रहते हो घर में। तो ये भी कहने के कल्चर के नाम पे टॉर्चर हो रहा है। पुरुषवादी मानसिकता यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोपी गई है, ठीक है। शादी वादी के समय कुछ स्पेशल ओकेजन्स है साड़ी वाड़ी पहन, लेकिन जब डे टू डे लाइफ की बात आएगी तो साड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। साड़ी उतनी दौड़ धूप करने वाली लाइफ हो, दौड़ के पकड़ना, स्कूटी चलानी है या फिर वो करना है, तो उतना कंफर्टेबल थोड़ी होता है साड़ी वाड़ी। तो थोड़े समय के लिए ठीक है। तो सब में अच्छाइयाँ और सब में बुराइयाँ, तो दोनों को, तो ये थॉट्स आपको रखने। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। कल के दिन में आप प्रशासक बन जाओगे तो अभी से आप कौन सा वाला माइंडसेट रखने की ज़रूरत है आपके जो है, ये वाला। कल के दिन ही रखना, अभी से रखना है, ठीक है। चलिए, तो एक वर्ड ये हो गया आपका। अब हम सीधा आते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन में। अभी तक जो हमने पढ़ा, तो अब सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन में आते हैं कि एटीट्यूड का मतलब होता है क्या है, इसकी परिभाषा पे आते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा, अभी तो सिर्फ कौन कौन से वर्ड्स वगैरह पढ़े, क्योंकि ये वर्ड्स आएंगे इस कारण से हिंदी में। इसके लिए मैंने कहा सिलेबस में आपका अभिवृत्ति वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसका मनोवृत्ति भी आपका जो है इसके लिए यूज करते हैं, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति। तो डेफिनेशन देखेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आपके जो है, और फिर इसकी कुछ कंपैरिजंस करेंगे, तुलनाएं करेंगे, कंपैरिजंस अलग अलग वर्ड्स के साथ में कुछ कंपैरिजंस करेंगे। तो एटीट्यूड का मतलब सिंपल वर्ड्स, जैसे एटीट्यूड वर्ड आपने सुना है, तो मैंने वही कहा कि आप लोग की जो जनरेशन में एक एटीट्यूड होता है, जो कौन सा वाला होता है, कि बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का है या बहुत एटीट्यूड दिखाता है या दिखाती है। एक तो ये वाला एटीट्यूड है, तो वो वाला एटीट्यूड यहाँ पर नहीं है ना। वो वाला एटीट्यूड अलग है, वो ईगो या घमंड के कंटेक्स्ट में यूज होता है ना। वो जो वर्ड यूज करते हैं आप लोग जो है, बड़ा एटीट्यूड वाला है, तो मतलब घमंडी टाइप का लड़का हो गया, इस टाइप, इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज करते हो। तो वो वाला एटीट्यूड यहाँ पर ना, जो सलमान खान की मूवी का गाना है स्वैग, स्वैग का भी एटीट्यूड ही होता है, वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो एटीट्यूड यहाँ पे क्या, किस सेंस में है, तो यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब एक सामान्य, यदि देखा जाए तो नजरिया, वर्ड्स की मीनिंग देखा जाए तो नजरिया या रुझान, इंक्लिनेशन,
या ओरिएंटेशन टूवर्ड्स एनीथिंग, किसी भी चीज़ के प्रति नज़रिया, किसी भी चीज़ मतलब विश्व की कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मेरे प्रति मैंने कहा आप लोग का एटीट्यूड क्या है ना। जैसे आज नया बच्चा है, अभी मेरे बारे में एटीट्यूड नहीं बनाया होगा उसने, घुसे हुए 10-15 मिनट हुए क्लास में, 1-2 दिन क्लास करेगा तो मेरे प्रति, मेरे बारे में उनके दिमाग में क्या बन जाएगा, एटीट्यूड बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन तुम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हो तो एक एटीट्यूड मेरे प्रति आप लोग ने बनाया होगा, एक नज़रिया बनाया होगा। तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। नज़रिया जो है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो सकारात्मक एटीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। आई बात समझ में। तो सिंपल मीनिंग, यदि सामान्य अर्थ देखे, इसका जनरल मीनिंग देखे, इसकी जनरल मीनिंग देखे तो जनरल मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, किसी भी चीज़, लकड़ी, टेबल, चेयर, या ग्लोब ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है और बहुत सारी चीज़ दिख रही है, तो कोई फिजिकल चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में आप अपना एटीट्यूड बना सकते हो। जैसे ये पंखा सही चल रहा है तो इसके प्रति सकारात्मक एटीट्यूड होगा आप लोग का। वो वाला पंखा आवाज़ करता है, किरकिर किरकिर करता है, तो उसके प्रति आपका नज़रिया क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आई ना बात समझ में। चीज़ें दोनों पंखे ही है, लेकिन दोनों के प्रति, एक के प्रति पॉजिटिव, एक के प्रति नेगेटिव। तो या तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, दूसरा कोई विचार भी हो सकता है। जैसे धर्म के प्रति पूछूं मैं आपका, है ना, धर्म के प्रति नज़रिया आपका क्या है। किसी भी धर्म का नाम लूँ, हिंदू धर्म के प्रति तो अच्छा ही होगा, सब हिंदू होंगे तो, और दूसरे धर्म का नाम लूँगा तो थोड़ा सा दिमाग में नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आना नहीं चाहिए, उनका भी धर्म अच्छा है, सबका धर्म अच्छा है ना। मैंने फिर से कहा है कि धर्म सभी अच्छे हैं, उसको जो भला कह सकते हो कि आप क्या, जो उसके जो प्रचारक है उन्होंने उसको गलत तरीके से प्रचार करके, है ना, आतंकवाद को हम सीधा जोड़ देते हैं कम्युनिटी से, मानते हैं, लेकिन हर कोई आतंकवादी है कहना गलत है। कुछ लोग हर समाज में बदनाम होते। अब 8-10 हिंदू मिलकर के कुछ गलत कर दे, इसका मतलब नहीं कि हिंदू समाज पूरा खराब हो गया, नहीं करते, बात अलग है। अब उनका अपना अलग क्राइटेरिया है और मोस्टली उसके पीछे तो रिलीजन्स को जोड़ देते जो कि गलत है वो, है ना। आज भी जो है खुलेआम सभी लोग जोड़ देते कि, तो इस कारण से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव, जैसे उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं, है ना, उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे नज़रिया जो बनता है वह किसी विशेष विचार के प्रति भी हो सकता है ना। किसी विशेष विचार का मतलब कोई आइडियोलॉजी या किसी पर्टिकुलर ओपिनियन या थॉट के प्रति भी होगा, है ना। जैसे मैं कहूँ कि कोई विचार दे दूँ आपको जो है कि आप भगवान राम के बारे में क्या सोचते हो, या पैगंबर के बारे में क्या सोचते हो, या कोई और विचार दे दूँ आप क्या जो है कि ठीक है, जैसे इसके प्रति विचार, कोई भी प्रति विचार आपका एक कोई भी ले लीजिए, है ना। जैसे अभी यूपीएससी में पूजा खेड़कर करप्शन की, तो यूपीएससी के बारे में आप क्या सोचते हैं पूछ दूं, यूपीएससी ईमानदार है या यूपीएससी में भी घपला होता है ना। तो एक विचार कि हाँ यूपीएससी में करप्शन होता है या नहीं होता है, एक विचार आ गया यहाँ पर। अब उस विचार के बारे में सबके अपने अपने क्या हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। चलो ठीक है, कुछ लोगों का घपले से सिलेक्शन हुआ होगा, बाकी तो अभी तक ठीक ठाक ही दिख रहा था, है कि नहीं। तो कहने का मतलब, तो एटीट्यूड की परिभाषा में क्या आ जाएगा, तो किसी भी भौतिक वस्तु, है ना, किसी भी आपके जो है विश्व के अंतर्गत किसी भी भौतिक एवं मानसिक हमने किस कंटेक्स्ट में लिया, फिजिकल एंड मेंटल हमने लिया विचारों के कंटेक्स्ट में। तो किसी भी भौतिक या मानसिक वस्तुओं के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक नजरिया या रुझान क्या कहलाएगी, आपकी जो है अभिवृत्ति कहलाती है। रुझान लिख लो या नजरिया लिख लो, इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लिनेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लिनेशन या ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द
टूवर्ड्स द फिजिकल और मेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आगे बस समझ में। एक सामान्य परिभाषा बना सकते हैं हम लोग जो है कि नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि वेस्टर्न जो खान पान रहन सहन है उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है ना। इंडियन खान पान रहन सहन उसके प्रति एटीट्यूड क्या है ना। आज के बच्चे चाउमीन मोमोज ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, घर की दाल सब्जी चावल, क्योंकि हमारी मेन डाइट क्या थी, दाल सब्जी चावल रोटी, मान के चलते थे कि पूरी डाइट इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ये कल्चर आज के डेट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा नई जनरेशन देख रहे हैं कि बाहर का खाना पीना, बर्गर पिज़्ज़ा और ये सब ज़्यादा ओरिएंटेशन दिखाई था। घर से बाहर हो तो पैसा जेब में है तो और इजीली आदत पड़ जाती है ना। कौन सा खाना बनाएंगे, तो मैगी तो है 2 मिनट में बनने वाली, कुछ नहीं मिला तो मैगी बना लो और खा लो। तो इन सब के प्रति आपका नज़रिया ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहा है और इधर बाकी चीज़ें क्या होते जा रही है, नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो एक तो सिंपल परिभाषा हो गई, लेकिन इसको एथिक्स में या साइकोलॉजी में आज की डेट में दूसरे तरीके से या साइंटिफिक वे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। तो इसमें आते हैं हम लोग जो है, तो इसकी परिभाषा में ये तो एक सामान्य परिभाषा दे देंगे आप लोग कि सामान्य शब्दों में इन जनरल वर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। आ रही बात समझ में। अब इसको डिफाइन किया एक साइकोलॉजिस्ट थे थर्स्टन, मनोवैज्ञानिक थे थर्स्टन। ये एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया, साइकोलॉजी की भी एनसीईआरटी आती है लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मिल जाएगा। 1946 में पहली बार परिभाषित किया। 1946 में थर्स्टन ने एटीट्यूड को पहली बार परिभाषित किया, मतलब सबसे प्रारंभिक परिभाषा कह सकते हो। इनिशियल डेफिनेशन गिवन बाय थर्स्टन। प्रारंभिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई, थर्स्टन के द्वारा दी गई 1946 में। क्या कहा इन्होंने, लिखिए पहले एक लाइन आपके जो है। थर्स्टन ने क्या कहा, किसी भौतिक या मानसिक विषय के पक्ष, किसी भौतिक या मानसिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को, भाव अफेक्शन, किसी भौतिक या मानसिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, समझाता हूँ, समझते रहो। इंग्लिश में लिखिए, एटीट्यूड इज द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्शन इन फेवर और अगेंस्ट अ फिजिकल और मेंटल सब्जेक्ट। आगे बस समझ में। तो थर्स्टन ने सबसे पहली बार जो है, तो कल हमने कुछ वर्ड्स यूज किए थे, याद आ रहा है। कल हमने 2-3 वर्ड्स बताए थे। मैंने कहा था कॉग्निशन वर्ड, कॉग्निशन का मतलब हिंदी में क्या कहा था मैंने, संज्ञान वर्ड यूज किया था हमने कल जो है, संज्ञान। कॉग्निशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, नोइंग द थिंग्स, किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ जानना।
सिर्फ जानना, संज्ञान में लाने का मतलब किसी चीज़ के बारे में एक सिंपल इंफॉर्मेशन के थ्रू जानना संज्ञान कहलाता है। इसी से हमारा जो आपका इंग्लिश में वर्ड बनता है रिकॉग्निशन, इसके लिए हिंदी वर्ड कौन सा होता है? पहचान। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है? हम उसको पहचानने लगते हैं। तो उसी से तो यहाँ पे कॉग्निशन वर्ड आएगा, मैंने कहा था ना। कॉग्निशन के लिए हम लोग यहाँ पे सी वर्ड यूज करेंगे आगे जा करके। दूसरा वर्ड मैंने यूज किया था आपका जो है अफेक्शन। भाव उत्पन्न करना। अफेक्शन का मतलब उसके साथ एक लगाव है ना। अफेक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के साथ अफेक्शन हो जाना है ना। जैसे अभी आप लोग का पढ़ाई के साथ अफेक्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अभी जो है आप लोग की स्टूडेंट लाइफ में इधर उधर अफेक्शन से बेटर है कि आपका अफेक्शन किसके साथ होना चाहिए? बुक्स के साथ, पढ़ाई के साथ। तो रिजल्ट आपका क्या होगा? ज़्यादा अच्छा आने की संभावना बनी रहेगी। और इधर उधर घूमना फिरना और इधर उधर अफेक्शन लगाओगे तो है ना, जो मेन गोल है वहाँ से डाइवर्ट होने की संभावना बनी रहेगी। तो अफेक्शन का मतलब क्या होता है? उसके साथ अटैचमेंट है ना। एक आपका जो है क्या हो जाना, उसका अटैचमेंट हो जाना, लगाव हो जाना, वही अफेक्शन कहलाएगा। और तीसरा वर्ड हमने यूज किया था बिहेवियर, है ना। बिहेवियर, तो 3 वर्ड्स आएंगे। व्यवहार। व्यवहार का मतलब है आपका जो है कि एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ें फील करते हैं हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हुआ क्या कहलाता है? हमारा व्यवहार कहलाता है ना। जैसे मैं जानता हूँ तो एथिक्स आप लोग को क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया? पढ़ाने का जो तरीका है पढ़ा रहा हूँ वो क्या हो गया? मेरा बिहेवियर हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये 3 वर्ड आएंगे। इसी के लिए हम लोग ABC, इसके लिए ए हो गया, इसके लिए आपका जो है बी वर्ड यूज करेंगे। ABC मॉडल पढ़ेंगे आगे। तो ये पहली जो परिभाषा दी गई थर्स्टन के द्वारा, उसमें ओनली एंड ओनली आपका जो है किस वर्ड को यूज किया, किस वर्ड को फोकस किया गया? मेनली जो है अफेक्शन वाले भाव को फोकस किया गया है। ये क्या लिखा हुआ है कि किसी भी फिजिकल या मेंटल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो हमारा अफेक्शन हो जाता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है आपका एटीट्यूड कहते हैं। उसकी इंटेंसिटी कितनी है? यदि पॉजिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हमारा एटीट्यूड उसके प्रति क्या कहला? पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा। नेगेटिव की इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब 100, मैंने कहा जीवन में 100% कुछ भी सही नहीं हो सकता है। 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता, 100% नेगेटिव नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, है कि नहीं? 100% ना तो नेगेटिव होगा नहीं 100% पॉजिटिव होगा। दोनों के बीच में कहाँ पर ज़्यादा है? जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो 100% बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ ऐसा कहना वो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जैगरेशन होगा कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, कुछ कमियाँ भी है। इस तरीके से बोलोगे तो है कि नहीं? थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये बोलोगे नहीं एकदम अच्छा ही पढ़ाते तो ठीक है, कुछ कमियाँ उसके बाद भी दुनिया का अच्छे से अच्छा इंसान होगा तो कोई ना कोई बुराई होगी, बुरा से बुरा इंसान होगा तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्शन। मतलब ना भाई, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्शन कि उसकी इंटेंसिटी यदि पॉजिटिव वाली ज़्यादा है तो उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या कहलाएगा? सकारात्मक कहलाएगा। और नेगेटिव वाला अफेक्शन ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा? आपका जो है नकारात्मक कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो इस कंटेक्स्ट में तो पहली परिभाषा में सिर्फ थर्स्टन के द्वारा जो है भाव को इम्पोर्टेंस दिया गया। बाद की जो परिभाषाएं आई सेकंड फेज, ये पहला फेज था। सेकंड फेज की जो परिभाषाएं आई आपका जो है सेकंड फेज की जो डेफिनेशन है उसमें अफेक्शन के साथ साथ आपका बिहेवियर और कॉग्निशन है ना, ABC मॉडल के रूप में पढ़ेंगे जो डिफाइन किया गया है ना। हालांकि ABC लिखते हैं लेकिन CAB समस्या सबसे पहले मैंने कहा था ना कि कॉग्निशन पहले होता है। किसी भी चीज़ के बारे में क्या होता है? कॉग्निशन आता है, फिर उसके साथ अफेक्शन होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? बिहेव करोगे, ठीक है ना। जैसे आज दिव्यांशु, क्या बोला? प्रियांशु पहली बार क्लास में है, दूसरी बार है, कब है? अब कब आया था? कब?
तो उस दिन भी आए थे तुम? अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसमें ठीक है, तो उसमें आपका क्या है कि सबसे पहले कॉग्निशन होता है। जैसे आया तो मेरे प्रति एक कहीं से जानकारी मिली होगी कि हाँ यहाँ पर यूपीएससी होता है, जो भी होता है, और आप क्या जो मेरे बारे में जान करके, तो कॉग्निशन था। अब यहाँ पे क्लास करेंगे, 1-2 घंटा बैठेंगे, तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक अफेक्शन, यहाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे या बेकार पढ़ा रहे। हाँ, ठीक ठीक ज़्यादा है, कम नेगेटिव भी एक आध दो चीज़ ढूंढ ही लेंगे, नेगेटिव ज़्यादा हो तो एक आध दो पॉजिटिव भी ढूंढ ही लेंगे। तो डिपेंड करेगा कि इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वह क्या बनाएंगे, एक अफेक्शन क्रिएट करेंगे। इंटेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव की क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनका क्या होगा, बिहेवियर होगा कि एडमिशन यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। वो बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, यदि ये पॉजिटिव अफेक्शन ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली एडमिशन लेंगे, और नेगेटिव या कुछ अन्य कारण भी हो सकता है, पॉजिटिव होने के बाद भी वो आपका व्यवहार में आ ही जाए, ये नहीं हो सकता है घर वाले बोले इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, पॉजिटिव था तो इसलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग कि एटीट्यूड पॉजिटिव होने के बावजूद भी, या हमारा एटीट्यूड जिस प्रकार से होने के बावजूद भी उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हो, जरूरी नहीं होता है। उसके लिए कई सारे फैक्टर्स और भी काम करते हैं, लेकिन जनरली मान के चलते हैं कि यदि एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेव करेंगे, और नेगेटिव है नेगेटिव बिहेव करेंगे। तो पहली वाली परिभाषा में केवल किसको फोकस किया गया, आपका जो है बीच वाले पार्ट अफेक्शन को फोकस किया थर्स्टन ने। तो बाद की परिभाषा में दोनों को इंपॉर्टेंस दिया गया, और एक नई परिभाषा दी गई सेकंड फेज में। उन जिन्होंने दिया उन मनोवैज्ञानिकों का नाम है क्रेच। अब यहाँ पे साइकोलॉजी का नाम याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो एक अन्य परिभाषा या एक अन्य मनोवैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार भी लिख सकते हो, क्रेच, क्रचफील्ड, क्रेच, क्रचफील्ड और पैलेसी। आपके जो है तीनों अलग अलग है, साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1982 में एक बुक लिखी, उसका नाम था आपका जो है इंडिविजुअल इन सोसाइटी। हिंदी वाले भी ऐसे लिख लेंगे, इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो इस बुक में उन्होंने एटीट्यूड को डिफाइन किया, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। और इन्होंने उसे एबीसी मॉडल दिया। इस बुक में उन्होंने कौन सा मॉडल दिया आपका, या तो CAB मॉडल भी बोल दो या ABC मॉडल। ABC मॉडल या कैब मॉडल। तो इसमें तीनों को इंक्लूड किया गया, अफेक्शन, कॉग्निशन। पहला तो सबसे पहले कॉग्निशन ही होगा, फिर अफेक्शन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बिहेवियर होगा। तो उन तीनों को मिला करके तो लिखिए, किसी विषय के संबंध में इन तीनों संघटकों या तीन संघटक तत्वों, किसी विषय के संबंध में तीन संघटक तत्वों, कौन कौन सा, संज्ञान, भाव और व्यवहार। संज्ञान, भाव और व्यवहार, तीन संघटक तत्वों का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है। संबंध में तीन संघटक तत्वों का, तीन संघटक कंपोजिशन, तीन संघटक तत्वों का लगभग स्थायी तंत्र अभिवृत्ति कहलाता है। इंग्लिश में लिखिए, एन ऑलमोस्ट परमानेंट सिस्टम ऑफ
and almost permanent system of three constituent element that is cognition, affection and behavior with respect to any subject known as the एटीट्यूड। आगे बस समझ में। तो यहाँ पे ये मॉडल ये कहना चाहता है कि सबसे पहले हम कॉग्निशन करते हैं, जानते हैं चीज़ों को, जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर उसका हमारा एक भाव, अफेक्शन क्रिएट होगा, यानी एक भाव पैदा होगा उसके प्रति, पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या करेंगे, बिहेव तब करेंगे व्हेन सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में हो, है ना। बिहेव उसके अकॉर्डिंग ही हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे कोई चाकू लेके किसी को मार रहा है, आपने कॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये गलत कर रहा है, ठीक है, आपका अफेक्शन भी नहीं, गलत कर रहा है, उसको बचाना मेरा फर्ज है, ये भी हो गया। लेकिन व्यवहार जो है उसके अकॉर्डिंग तुरंत होगा या नहीं होगा, वो आपके करेज पे डिपेंड करेगा। या पहले वैसे 2-4 चाकू वालों से निपट चुके होंगे तो धड़ाम से कूद जाओगे, है कि नहीं, बचाने के लिए। और यदि पहली बार ऐसा माहौल देखा होगा, कोई चाकू लेके किसी को मार रहा है, तो उसको बचाने के लिए हिम्मत जुटाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं करोगे। आई ना बात समझ में। तो कभी कभी दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर हो ही ये ज़रूरी नहीं होता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से तो ये, लेकिन तीनों का जहाँ पे क्या होता है, आपका एटीट्यूड में क्या होता है, तीनों सम्मिलित होते हैं। उसको उसने ABC मॉडल के रूप में इन्होंने एक परिभाषा दी हुई है कि इनके अनुसार ये तीनों चीज़ें क्या होती है, आपकी जो है एटीट्यूड के अंतर्गत क्या होती है, एटीट्यूड कंसिस्ट ऑफ दिस 3 ऑल एलिमेंट्स। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो ये हो गई आपकी एटीट्यूड की परिभाषा। एग्जाम्पल वगैरह समझ में लिख लोगे, कोई भी एग्जाम्पल डाल देना, है ना। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया व्यवहार उसके प्रति, जैसे कोचिंग वाला एग्जाम्पल, या फिर किसी भी, या जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गाय हमारी क्या है, पवित्र पशु है। तो बचपन में सिखाया गया गाय एक हमारे लिए क्या है, पूजनीय, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, ठीक है। गाय का निबंध लिखने के लिए बताया गया होगा, तो बचपन में पहले सिखाया गया, तो गाय पूजनीय माता है, तो एक आपका नॉलेज में आ गया कि हाँ गाय क्या है, आपका पूजनीय है, संज्ञान में आ गया। फिर धीरे धीरे घर वालों को देखा, मम्मी पापा रोज रोटी खिलाते हैं, तो आप भी देख करके उनके प्रति एक भाव आ जाएगा कि हाँ क्या है, आपका जो है पवित्र है, इसलिए गाय को क्या देना चाहिए, आपका रोटी वोटी खिलाना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए। ये अफेक्शन क्रिएट हो गया। अब उसके बाद फिर आप भी क्या करते हैं, उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, आपका अफेक्शन पॉजिटिव बन गया। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिर से क्या करेंगे कि जब भी आप गाय देखेंगे, उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होने के कारण से आप क्या करेंगे, आपके जो उसको एक सही नज़रिए से उसका सेवा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। आपके जो है कि नहीं, कुत्तों से प्यार करते हो तो रास्ते में कोई भी कुत्ता मिलता है तो सब लोग उसको प्यार से, और कुछ लोग होते हैं कि कुत्ता देख के पत्थर उठा करके, तो है कि नहीं, तो दोनों का एटीट्यूड अलग अलग है कुत्तों के प्रति, है कि नहीं। या पिछला अनुभव, यदि घर में कई लोग को पेट पाल करके उनके साथ होता है, जैसे एक मेरे मोहल्ले में लड़की रहती है, कुत्ते को घायल भी हो गया तो उठा के ले जाती है, बाकायदा उसकी इलाज करती है। तो वो मतलब कोई भी कुत्ता दिखे उसको कुछ प्रॉब्लम में, तो रात के 12-1 बजे भी आकर के उसको ले जाएगी अपने घर में, सेवा सावा करेगी और उसको ठीक करके रख देती है या कर देती है। तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, बहुत ज़्यादा, इस कारण से वो इस तरीके का व्यवहार कर पा रही है। और मैं हूँ कि जहाँ से कुत्ते वुत्ते दिखते हैं तो गुस्सा आने लगती है कि ठीक है कहाँ से ये लोग आ गए करके। तो मेरा एटीट्यूड उतना कुत्तों के प्रति या पेट के प्रति नहीं रहा है ना। बचपन से गांव में पले बड़े दिखते थे, कुत्ता पहले मार के एंजॉय करते थे। गांव में खेलने वाले साधन कम होते हैं ना तो गांव में खेलने वाले साधन कम होते तो क्या होगा एंजॉयमेंट के लिए कुत्ता बंदर उसी को पकड़े पत्थर मारने स्टार्ट कर देते थे तो ये होता था। तो उसके प्रति नज़रिया मेरा उतना अच्छा
अभी भी नहीं रहा है। मैं सोचता हूँ कि अपने आप पेट पालना अपने आप में कितना टफ काम है, यदि आप उसके लिए पूरा। चलिए, तो ये हो गया आपका एटीट्यूड की परिभाषा। तो लिख लेंगे परिभाषा। तो परिभाषा स्टार्ट, सामान्य परिभाषा लिख देंगे। फिर शुरुआत में थर्स्टन ने जो है केवल अफेक्शन भाव को लेते हुए परिभाषा दी, लेकिन वर्तमान में एटीट्यूड में तीनों कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। आगे बात समझ में। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एटीट्यूड की विशेषताओं में। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। इस परिभाषा से हमारी क्या क्या विशेषताएं निकल के सामने आती है। विशेषताएं, तो ये जो परिभाषा बनाई उसी में से 2-3 पॉइंट निकाल लीजिए तो विशेषताएं बन जाएगी। पहली परिभाषा लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए आपका, विश्व के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय से संबंधित। हाँ किरण, हेलो। हाँ जी जी किरण। हाँ क्लास ले रहा था, किशन छुट्टी में है। तो इंक्वायरी किसी की, किसके लिए? पीएससी। ठीक है, एक नाम नंबर ले लीजिए और उसको डिटेल वही बता। अच्छा 5-10 मिनट वेट करने बोलो, फिर आ रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। आगे बस समझ में यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका पहला क्या होगा, विश्व के किसी भी भौतिक या आपका जो मानसिक विषय से संबंधित होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आपका, इट्स रिलेटेड टू एनी ऑफ फिजिकल और मेंटल सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड। है कि नहीं, कि एटीट्यूड का संबंध जो है किसी भी फिजिकल या मेंटल सब्जेक्ट से होता है वर्ल्ड के, राइट। दूसरा पॉइंट लिखिए, सामान्यतः सीखी जाती है। सामान्यतः सीखी जाती है, जनरली इट इज लर्न्ड। जनरली इट इज लर्न्ड, सीखी जाती है। तो एटीट्यूड जो है सीखा जाता है। ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सीमित मात्रा में जन्मजात हो सकती है। सीमित मात्रा में जन्मजात हो सकती है। ब्रैकेट में इन लिमिटेड कंसर्न इट मे बी इनबॉर्न और इनेट। मतलब जैसे वैसे तो एटीट्यूड हम लोग क्या करते हैं आपका जो है बचपन से लेकर के सीखते हैं, है ना। मैंने कहा ना, हर चीज़ बचपन से लेकर सिखाई भी जाती है और देख देख करके हम लोग क्या होते हैं, सीखते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारा एटीट्यूड जो है, एक तो परिवार का जो एटीट्यूड होगा, है ना। शुरुआत तो हमारे फैमिली से होती है, फिर आसपास पड़ोस जिस माहौल में आप रह रहे हो, तो वही आपका किसमें आपका सोशलाइजेशन जिस रीजन में होता है, जिस एरिया में होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द जो एटीट्यूड्स है, मनोवृत्ति जो आप लोग की बनी हुई है आज की डेट में, वह कहीं ना कहीं क्या है, सीखी गई है, इनबॉर्न जन्मजात नहीं होती है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ चीज़ें हो सकती है कि वह क्या हो, आपका जन्मजात हो। वो कैसे? किसी भी चीज़ के प्रति एटीट्यूड जन्मजात कैसे हो सकता है? पिछले ठीक है, पिछले जन्म आत्मा के साथ संबंध है तो जन्मजात हो सकता है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ मतलब होता क्या है कि जब किसी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बिलीफ किसी चीज़ में हो जाता है तो वो जेनेटिकली भी थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र आपके जो है बच्चे में हो सकता है। नहीं, एग्रेशन नहीं, एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के प्रति, जैसे संगीत है, अब कोई बच्चा पैदा होती म्यूजिक इंटरेस्टेड दिखा रहा है तो, है ना, तो वो वहाँ पे जेनेटिकली इनबॉर्न रूप से उसमें क्या है आपका जो है कहीं ना कहीं हो सकता है माता पिता का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो बच्चे का इंटरेस्ट भी म्यूजिक में आ जाता है। तो एटीट्यूड म्यूजिक के प्रति उसका बचपन से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। किसी भी चीज़ के प्रति इस तरीके से तो हो सकता है। तो इसलिए कुछ मात्रा में लिखा हुआ है कि, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटीट्यूड्स हम लोग क्या करते हैं आपके जो है सीखते हैं। हर चीज़ हमको सिखाई
जाति। अब अपने आप को रख के देखो कि बचपन से लेकर आज तक आप जो भी आप किसी भी चीज़ के बारे में, महिलाओं के प्रति, आपका धर्म के प्रति, है ना, और भी बच्चों के प्रति, जानवरों के प्रति वही एटीट्यूड होगा जिस माहौल में आप पले बड़े हैं। आपके परिवार का इम्पैक्ट होगा, आसपास के सोसाइटी का इम्पैक्ट होगा, है ना। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन घर वाले बच्चे हैं उनके लिए मुर्गा काटना, मुर्गी काट के खाना कोई नॉर्मल बात है ना। जो नॉनवेज वाले घर में बच्चे जैसे, तो उनको कोई मुर्गी काटना कोई नॉर्मल लगता है, पकड़ेंगे ऐसे काट देंगे। और जिनके घर में ऐसा देखा ही नहीं है, पहली बार सोचेंगे वो क्या कर रहा है, कितना है कि नहीं। जैसे मैंने गांव में देखा है कि बकरे वकरे कैसी रखते काट देते हैं, तो उतना तकलीफ, मतलब मुझे तक देखने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक देखे नहीं है। यदि उनको कभी इस तरीके से दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से सहम जाएंगे, है ना। आज तक मैंने भी एक बार मुर्गी काटी, वैसे एक कत्ल आज भी मुर्गी के एक बार बचपन में किया है। यानी मतलब कोई चाचा जी काटते थे, खाने जनरली बनता था, दादाजी के घर जाते थे तो पापा जी नहीं खाते, पापा मम्मी नहीं खाते हैं, दादाजी के घर जाते थे छुट्टी छाट्टी में तो एक अलग से बनता था, तो जनरली चाचा जी काटते थे। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तो चाचा जी उस दिन थे नहीं, खाने का मन था तो लाओ आज हम ही हाथ साफ कर लेते तो एक ही बार ज़िंदगी में काटा, उसके बाद नहीं काटा। अब तो लगभग छोड़ दिया हूँ, तो नॉन वेजिटेरियन जो छूट ही गया लगभग। एनीवे, तो फिर भी मतलब वो उतना डर हमारे साथ, उतना डर आपका जो है नहीं रहता है। आ रही बात समझ में? तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका लिख लीजिए, लगभग स्थायी होता है। लगभग क्या होता है आपका जो है, स्थायी होता है। लगभग क्या होता है आपके जो है, स्थायी होता है। आपका इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, स्टेबल, परमानेंट, स्टेबल, ड्यूरेबल होता है आपका जो, मतलब इसमें आसानी से एटीट्यूड में चेंज नहीं होता है, आसानी से एटीट्यूड में चेंज नहीं होता है। आगे बस समझ में। फिर इसमें लिखिए नेक्स्ट, कार्यों के लिए प्रेरणा देने की शक्ति होती है। कार्यों के लिए प्रेरणा देने की शक्ति होती है। मोटिवेटेड या मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल फॉर एक्शन। मोटिवेशनल या फॉर एक्शन। आ रही बस, इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका एटीट्यूड जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि पशुओं के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो कोई भी कुत्ते को मारता हुआ दिखेगा तो आप तुरंत उसको क्या करोगे, रोकोगे, है कि नहीं क्यों मार रहे हो भाई। जैसे गाय के प्रति हमारा पॉजिटिव होता है, कोई गाय को जबरदस्ती मारेगा तो हम क्या करते हैं, उसको रोकते। तो ये मोटिवेट करते हैं, हमारे आगे के कार्यों को क्या करते हैं, मोटिवेट करता है कि कैसा कार्य करेंगे, कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्स होगा हमारा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे कार्यों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पिरेशनल होता है हमारे करने वाले कार्यों के कंटेक्स्ट में। आ रही बात समझ में? तो ये एक पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके जो है, विभिन्न व्यक्तियों में प्रायः तीव्रता का अंतर होता है। विभिन्न व्यक्तियों में प्रायः तीव्रता का अंतर होता है। डिफरेंसेस इन इंटेंसिटी, इन वेरियस individuals, नेक्स्ट, सामान्यतः 3 संघटक तत्व होते हैं। सामान्यतः इसके 3 संघटक तत्व होते हैं। वही आपका 3 संघटक तत्व, 3 constituent elements। इन जनरल इट्स 3 constituent elements। वही आपका कैप बोल दो या ABC बोल दो, सीक्वेंस तो ये है। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, लगभग संपूर्ण सामाजिक जीवन, लगभग संपूर्ण सामाजिक जीवन हमारे
एटीट्यूड से नियंत्रित होता है। ऑलमोस्ट entire social life controlled through attitudes, है कि नहीं। जैसे आप लोग को पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड अच्छा होगा तो पढ़ाई करने आए हो आप लोग, है ना, तैयारी करने आए हो, और पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरा काम ढूंढते कि जिसमें पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े, है कि नहीं। तो पूरा लाइफ हमारी जो है किसके अकॉर्डिंग चलती है, हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो ये आपका कहना चाह रहा है, आगे बस समझ में। तो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो थोड़ा सा सोचिए आप लोग, तब तक मैं आज क्वेश्चन नहीं है। एटीट्यूड एंड ओपिनियन में क्या डिफरेंस है उस दिन बताया था वैसे मैंने, लेकिन फिर थोड़ा सा 5 मिनट सोच लीजिए, 5 मिनट में आ रहा हूँ। आपका जो है एटीट्यूड और दूसरा आपका है ओपिनियन। तो पहला इसमें 3 पक्ष होते हैं, इसमें तीनों पक्ष सम्मिलित होते हैं, 3 पक्ष, 3 एस्पेक्ट, CAB, समझ में आ गया ना। इसमें केवल क्या होता है, C होता है, एम आई राइट। उसमें केवल एक ही, इसमें 3 एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 एस्पेक्ट, CAB। ओपिनियन जो है आपका कौन सा एस्पेक्ट होता है, ओनली कॉग्निशन, है कि नहीं, कॉग्निशन वाला ही होता है। आगे बस समझ में नहीं आई, पहला पॉइंट आगे ना समझ में बनता है। दूसरा पॉइंट है कि ये स्थिर होता है, स्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है। ओपिनियन चेंज हो सकता है। ओपिनियन जो है क्या होता है आपका, जो है ये कम स्थिर होता है, मतलब जल्दी चेंज भी हो सकता है मौसम के समान, है कि नहीं। जैसे अभी आए तुम लोग तो बारिश नहीं हो रही थी, बारिश हो रही है, तो मौसम के समान ही ओपिनियन थोड़ी देर में चेंज भी हो सकता है ना। सोचा कि हाँ कुछ क्या कर लेता हूँ, आपका अच्छा लगा जाके डेमो कर लूँगा। बाहर एक दोस्त मिला, उसने कहा कि बेकार है, ऐसी बस टाइम पास करते रहते, पढ़ाते पढ़ाते ठीक से नहीं है, तुरंत आपका ओपिनियन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि एटीट्यूड में आपने पूरा रिसर्च किया, खुद आके क्लास किया, इन्फॉर्मेशन ली, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दिया, फिर आपने क्या किया, उसका एक अफेक्शन क्रिएट किया, फिर जाके बिहेवियर किया। एटीट्यूड इतना आसानी से चेंज नहीं होगा, लेकिन ओपिनियन तुरंत आपका क्या होगा, आपका जो चेंज हो सकता है। तो लेस स्टेबल होगा आपका जो है, या लचीलापन कह सकते हो, फ्लैक्सीबल होगा, चेंज होने की संभावना बनी रहेगी, लचीलापन होगा इसमें, है ना। अभी ओपिनियन कुछ है, कुछ देर बाद कुछ और किसी ने कहा, चेंज हो सकता है। किसी ने और जाके बोला नहीं नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से आपका फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है ओपिनियन में। इसका व्यवहार पर अधिक प्रभाव होता है, मोर इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, व्यवहार पर अधिक प्रभाव, मोर इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। इसका कम प्रभाव होता है, प्रभाव तो इसका भी होता है लेकिन लेस इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। ठीक है, ये आपका जो है ओपिनियन जो है चेतन प्रक्रिया मानी गई है, कॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब आप देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो है कॉन्शियस प्रोसेस माना गया है, उसके बाद एक ओपिनियन बनाएंगे। इसको जो माना गया है वह एक सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन प्रक्रिया माना गया है। मतलब बचपन से एक सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस प्रोसेस माना गया, सब कॉन्शियस प्रोसेस माना गया आपका जो है। सब कॉन्शियस क्यों, अंदर ही अंदर चलते रहता है, धीरे धीरे करके सोचते रहोगे, हाँ अच्छा है बुरा है, अंदर ही अंदर आपका क्या होता रहेगा, डेवलप होते रहेगा, है ना। ये तो ऊपर ऊपर डेवलप हो गया, चेतन पर क्या अच्छा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 2-4 लोगों से पूछेंगे, हाँ एक ओपिनियन बना लिया, है कि नहीं। लेकिन एटीट्यूड बनाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। आप डेप्थ में जा करके उनके बारे में रिसर्च करेंगे, जानेंगे अच्छे से, अफेक्शन क्रिएट करेंगे, है ना। जैसे अब कई साल भर से हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक
एटीट्यूड अभी इनका बना होगा मेरे कोचिंग के प्रति, अब 2 4 5 10 दिन में एटीट्यूड नहीं बना सकते, सिर्फ एक राय बना सकते, ओपिनियन बना सकते हैं। तो 4 5 दिन में जो आप मेरे प्रति या मेरे इंस्टीट्यूट के प्रति जो आप डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, आपकी ओपिनियन या राय होगा, एटीट्यूड नहीं होगा। लेकिन ये जो साल भर से पढ़ रहे हैं उनका मेरे प्रति, कोचिंग के प्रति या मेरे प्रति जो उनका क्या बोलते हैं भाव होगा, वह क्या होगा, आपका जो है एटीट्यूड वाला होगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में इतने दिनों से चल रही है इनके दिमाग में कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे, रेगुलर क्लास चल रही है, सब कुछ चल रहा है, नोट्स मिल रहा है, सब सिस्टमेटिक चल रहा है, तो ये अनकॉन्शियस माइंड में एक चल रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो एक पॉजिटिव हो गया। यदि अंदर चल रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर नेगेटिव हो गया, एटीट्यूड। आगे बता समझ में? तो इस तरीके से ये अंतर, ये 4 5 अंतर लिख देने का भी आ जाएगा क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओपिनियन एंड एटीट्यूड। अब संबंध क्या है दोनों में ये देख लेते हैं, ओपिनियन और उसमें संबंध, रिलेशन क्या है आपका जो है कि किस प्रकार का संबंध है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ओपिनियन ही जो है आगे चल करके क्या बन जाता है, एटीट्यूड में चेंज होता है। संबंध में देखेंगे तो एटीट्यूड चेंज, ठीक है। तो पहले किसी चीज़ के बारे में एटीट्यूड बनने से पहले हमारा क्या बनता है, संबंध में क्या होगा, पहले ओपिनियन बनेगा, राय या मत है कि नहीं, उसके हिसाब से आप बिहेव करेंगे और वही बाद में क्या बन जाएगा आपका जो एटीट्यूड में परिवर्तन, एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो एटीट्यूड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि पहले किसी चीज़ के बारे में क्या बनाओगे, एक राय या मत बनाओगे और वही फिर आपका एटीट्यूड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पहले आपने ओपिनियन बनाया, डेमो क्लास किया, देखा, फिर ठीक है 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपका एक पर्टिकुलर कहने की कोचिंग या मेरे प्रति क्या बन जाएगा, एटीट्यूड बन जाएगा आपका जो। तो ओपिनियन पहले बनता है, एटीट्यूड उसके बाद, या यही ओपिनियन बाद में क्या हो सकता है। अब एटीट्यूड नेगेटिव, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, एटीट्यूड में दोनों आता है। पहले तो अच्छा राय बनाया आपने और एडमिशन ले लिया, और मैंने बाद में पता चला कि टाइम पे क्लास नहीं हो रही है, नोट्स टाइम पे नहीं मिल रहा है, सर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, तो जो पहला वाला राय था वो चेंज होकर के नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सब कुछ अच्छा रहा तो जो पहला पॉजिटिव राय था तो वही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो सकता है। आगे बस समझ में? इसका उल्टा भी, यदि हमें एटीट्यूड चेंज करना है तो पहले राय या मत में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि एटीट्यूड चेंज की प्रक्रिया किससे स्टार्ट होगी, आपका जो है राय ओपिनियन में परिवर्तन से स्टार्ट होगी। आरी बस समझ में क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले ओपिनियन ही चेंज करोगे कि नहीं, मैं तो सोचा था अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है क्लास रेगुलर नहीं चल रही है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो पहले आपकी राय चेंज होगी और उसके बाद फिर आपका जो पहले पॉजिटिव एटीट्यूड बना था वो एटीट्यूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है नेगेटिव में। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको जो है, एटीट्यूड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द चेंज इन ओपिनियन। हिंदी में लिख लीजिएगा, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति परिवर्तन राय में परिवर्तन से ही प्रारंभ होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए, कनेक्टेड है। ये ओपिनियन से एटीट्यूड बनेगा और यदि एटीट्यूड को चेंज करना तो फिर से हमें ओपिनियन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आपका संबंध दिखाई देता है। बिना ओपिनियन चेंज के एटीट्यूड चेंज भी नहीं होगा, पहले तो राय चेंज करोगे ना भाई, एक विचार ही चेंज करोगे, तो इस तरीके से संबंध दिखाई देता है। आगे भी समझ में? तो एक रिलेशन ये हो गया, बाकी कल दूसरा देखेंगे आपका। कल देखेंगे हम लोग जो है एटीट्यूड और बिलीफ में क्या डिफरेंस है, ये भी लगभग वैसे ही है। डिफरेंस का मतलब कंपेरिजन करेंगे, और एक और करेंगे वैल्यू के साथ कि एटीट्यूड एंड वैल्यू में क्या संबंध है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके जो है, एटीट्यूड वैल्यू में क्या रिलेशन है, एटीट्यूड बिलीफ में क्या रिलेशन है। तो 100 वर्ड, 50 वर्ड, 100 वर्ड आपको तैयार करना है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या रिलेशन है, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में क्या रिलेशन है, ये आपको करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से तो ये 3-4 रिलेशंस पढ़ेंगे हम लोग, इनके बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आएंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कि हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है, अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है उस पर आएंगे। और उसके बाद फिर अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है ना। यदि आपका एटीट्यूड चेंज करना चाहूँ या कोई चेंज करना चाहे तो उसको क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। कुछ एटीट्यूड्स है जिसको आसानी से चेंज कर सकते हैं और कुछ अंदर से बैठे हुए, बचपन से बैठे हुए, उसको आसानी से चेंज मतलब ना छोटे आवेश के पास छोटे आवेश के आसपास, छोटे आवेश के पास क्या हो सकता है, विभव शून्य हो सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो माना 3 × 10⁻⁻8 कूलाम से x मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर, x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या है, शून्य है। इसका जितना धनात्मक होगा उतना इसका ऋणात्मक होगा। इसको अपन x माने, इसको अपन क्या माने, x माने, तो ये कितना हो जाएगा, 15 - x, क्या हो जाएगा, ये 15 - x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक धनात्मक विभव इसके कारण और एक ऋणात्मक विभव इसके कारण, v बराबर जो है v1 + v2 0 है दे रखा है, विभव शून्य होगा बोल रहा है।